अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। ऊपर वाले से दुआ है कि ये नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां ले आए। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। समस्तीपुर जंक्शन पर पटना से आने वाली ट्रेन से उतरकर मैं स्टेशन के मेन गेट की तरफ जा रहा था कि अचानक सरदार ज्ञान सिंह से मुलाकात हो गई। वो मुझे देखते ही बड़े प्यार से मुझसे लिपट गया। एक अरसे के बाद अपने जिगरी दोस्त से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, मगर उसकी बिगड़ी हुई तंदुरुस्ती को देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसका सर से पैर तक जायजा लिया। 5 साल पहले का ज्ञान सिंह, एक खूबसूरत नौजवान, मेरी नज़रों में घूम गया। गठा हुआ बदन, तंदुरुस्त और स्मार्ट, चेहरे पर लाली और सेहतमंदी की चमक। लेकिन अब उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क पैदा हो गया था। चेहरा सूखा और मुरझाया हुआ, आंखें धसी हुई, दुबला और कमज़ोर, और सबसे ख़ास बात ये कि चेहरे और जिस्म पर जगह जगह हल्के काले धब्बे, जैसे खून में कोई खराबी पैदा हो रही हो। मैंने परेशान नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, सरदार, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? बड़ी लंबी कहानी है दोस्त, कुछ बताओ भी तो। सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी और दम तोड़ गई। वो मेरा बाजू थामे रिफ्रेशमेंट रूम की तरफ चलता हुआ बोला, चलो वहीं बैठकर बातें होंगी। और हम कैफ़े के अंदर एक खाली कोने में एक टेबल के पास जा बैठे। बैरे ने चाय की ट्रे मेज़ पर लाकर रख दी और मैंने चाय की प्याली उठाते हुए पूछा, अच्छा अब जल्दी से कह डालो कि किसके इश्क में तुमने अपना हुलिया बिगाड़ रखा है। तुमको तो याद होगा कि मुझे नींद में चलने की आदत है। वो जलती हुई चाय का एक घूंट हलक से नीचे उतारता हुआ बोला, हाँ हाँ बिल्कुल याद है, मैंने जवाब दिया। और दिमाग के पर्दे पर बीते दिनों की वो तस्वीरें उभरने लगीं जब हम दोनों बरौनी रेलवे स्टेशन पर नई भर्ती के दौरान इकट्ठा हुए और फिर एक ही क्वार्टर में लगातार 2 साल तक साथ रहे। वो अक्सर रात को गहरी नींद में उठ खड़ा होता, इसी हालत में कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता और दूर दूर तक चला जाता। कई बार उसे ख़तरनाक हालात से दो चार होना पड़ा, इसलिए मुझे हमेशा हमेशा उसका ख्याल रखना पड़ता। बाद में मेरा तबादला महेंद्रू घाट हो गया और इस तरह हम एक दूसरे से जुदा हो गए। हाँ तो अब पूरी बात सुनो, ज्ञान सिंह बोला तो मैं अपने ख्यालों को समेटकर पूरी तरह से उसकी तरफ देखने लग गया। वो कहने लगा, 2 बरस पहले जब बरौनी जंक्शन से मेरा ट्रांसफ़र समस्तीपुर हुआ तो मैं यहाँ आकर अकेला क्वार्टर में रहने लगा। उस ज़माने में मेरी बीवी पंजाब में मेरे घर पर थी और अब भी वहीं है। हमेशा की तरह अक्सर मैं रात को नींद की हालत में घर से बाहर निकल जाता और जब नींद टूटती तो ज़्यादातर खुद को रात के सन्नाटे में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पाता, जो यहाँ से करीब 1 मील उत्तर की तरफ है। मुझे यहाँ आए 4 महीने हुए थे कि एक रात इसी तरह नींद में डूबा हुआ नदी किनारे जा पहुँचा। नींद टूटने पर महसूस हुआ कि कोई पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर झिंझोड़ रहा है। मुड़कर देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। मैंने इसे एक वहम समझकर दिमाग से निकाल दिया। फिर भी मुझे डर सा लग रहा था और मैं फ़ौरन वहाँ से भागकर वापस आना चाहता था कि कुछ कदम के फासले पर एक खूबसूरत लड़की को खड़ी देखकर हैरान और ठिठक कर रह गया। चाँद की निखरी हुई चांदनी में वो हसीना परियों के देश की एक राजकुमारी मालूम हो रही थी। इस सुनसान जगह पर 2 बजे रात के सन्नाटे में
एक अकेली लड़की का वजूद मेरे दिल में तरह तरह के शक सर उभारने लगे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे परेशान देखकर उसके होठों पर एक चंचल मुस्कुराहट मचलने लगी। मैंने दिल की धड़कन को संभालते हुए उससे पूछा, तो तुम कौन हो और यहाँ वीराने में इस वक्त कैसे चली आई हो? वो जिसकी मोहब्बत में मैं यहाँ तक आ पहुँची, उसे खबर ही नहीं कि मैं कौन हूँ। वो खिलखिलाकर हंसी तो ऐसा लगा जैसे बहुत सारे फूल एक साथ डाल से झड़कर चारों तरफ बिखर गए हों। मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा तक नहीं। मेरी हैरान नज़रें उसके हसीन चेहरे पर फिसल रही थीं। नहीं देखा था तो अब देख लो। एक जलतरंग सा बज उठा। मैंने ही तुमको बार बार मौत के मुंह में जाने से रोका है। मैं ही बराबर तुम्हें खतरे में पड़ने से पहले नींद से जगाती हूँ, वरना तुम कब के नदी की लहरों की आगोश में पहुंच चुके होते। और मुझे याद आ रहा था कि सच में अक्सर मेरी नींद नदी के किनारे टूटी है, तो मुझे महसूस हुआ है जैसे किसी ने मुझे झिंझोड़ कर जगा दिया हो। मैंने लरसती हुई आवाज़ में पूछा, आखिर तुम हो कौन? नहीं समझ सके? वो बड़े संजीदा लहजे में बोली। वो बड़े सीरियस लहजे में बोली, मेरा नाम समूम है। मैं जिन की लड़की हूँ। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से होती हुई दिमाग को छन्ना गई। कुछ देर तक मैं पत्थर के बुत की तरह खड़ा रहा। पाँव जैसे ज़मीन में गट से गए थे और जिस्म हल्का सा कांप रहा था। मुझे यूं डरा देखकर वो बड़े प्यार भरे अंदाज में कहने लगी, ज्ञान, डरो नहीं। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। आओ आओ, मेरे करीब आ जाओ। वो बोल रही थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे शहद के चश्मे फूट निकले हों, रस की फुहार बरस रही हो। उसकी आवाज़ के बेपनाह जादू ने और एक नामालूम से आकर्षण ने मुझे इस हद तक बेबस कर दिया कि मैं अनजाने तौर पर उसकी तरफ खिंचता चला गया। आँखों को चकाचौंध कर देने वाले उसके हुस्न और जमाल की तेज़ रोशनी ने मेरे दिमाग से सारे डर को इस तरह मिटा दिया जैसे सूरज की चमकीली किरणें बर्फ को पिघलाकर बहा देती हैं। लाल और हरे चमकीले कपड़ों में कांधों पर रेशमी जुल्फें बिखराए, तराशे होठों पर एक जादुई मुस्कुराहट लिए वो अजीब मस्तानी अदा से मेरे सामने खड़ी थी। उसके जिस्म से एक मदहोश कर देने वाली खुशबू निकल रही थी जिससे सारी फिजा महकने लगी थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें मेरे ऊपर एक नशा बनकर छाने लगीं और अचानक मेरा जी चाहा कि मैं उसे अपनी बाहों में ले लूं। मेरे हाथ खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़े, मगर वो एक कदम पीछे हटते हुए बोली, ऐसे नहीं। पहले तुम अपनी कलाई से इस लोहे के कड़े को निकाल दो, वरना मैं तुमसे दूर रहने पर मजबूर रहूंगी। मैंने अपनी कलाई में अपने गुरु के दिए हुए लोहे के कड़े को देखा, जिसे देते वक्त उन्होंने कहा था कि ये कभी हाथ से ना उतरे। यही लोहे का गोला हर बला से महफूज रखेगा। मैंने गुरु के हुक्म पर सख्ती से अमल करने के वादे को अपने दिल में दोहराया और कहा, नहीं, मैं इसे अपनी कलाई से अलग नहीं कर सकता। तब तुम बड़े घाटे में रहोगे। उसकी पेशानी पर एक लकीर उभरी। न मैं तुमको मिलूंगी न और कुछ मिलेगा। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो अचानक नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अब वहाँ सिवाय मेरे कोई नहीं था। मैंने चारों तरफ एक नज़र डाली। सरसराती हुई रात का भयानक सन्नाटा अस्तहे की तरह मुंह फाड़े हुए हर चीज़ को निगल लेने के लिए बेताब था।
अचानक माहौल में ये बदलाव। जो कुछ मैंने देखा था उस पर एक ख्वाब का शुबा होने लगा। मैं कैसे और किस वक्त अपने ठिकाने पर पहुंचा याद नहीं। दूसरे दिन मैं तेज बुखार में फुकता हुआ बिस्तर पर आधी बेहोशी की हालत में पड़ा था। कई दिन बाद आधी रात के सन्नाटे में ख्वाब से जागा तो खुद को फिर उसी नदी के किनारे पाया। आज भी मेरे सामने वही कातिल हसीना अपनी खूबसूरती के साथ मेरे सामने खड़ी थी। कैसी तबीयत है? उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा और मुझे महसूस हुआ जैसे एक तेज बिजली की रोशनी मेरे होश और हवास पर छाती चली गई हो। मैं फिर उसी अनजाने नशे और अजीब सी हालत में डूबने लगा। डूबता चला गया। जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका। तुमने क्या फैसला किया? फिजा में एक नगमा सा लहराया। मैं इस कड़े को कलाई से नहीं निकाल सकता, मैंने अपने ऊपर काबू पाते हुए कहा। आखिर ऐसा क्यों करूं? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, वो एक अदाए दिलरुबाई से बोली। भला तुम मुझे दे ही क्या सकती हो अपने अलावा, और तुम जो कुछ चाहो। मुझे आसमानी रंग का एक सूट इसी वक्त चाहिए। मैंने उसका इम्तिहान लेना चाहा। अच्छा, तो इसके बाद तुमको मुझ पर भरोसा होगा? क्यों नहीं? उधर देखो। उसने मेरे दाईं तरफ हाथ से इशारा किया और जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। एक चांदी की थाली में आसमानी रंग का बेहद खूबसूरत सूट मौजूद था। मैं कभी उसे और कभी थाली को देख रहा था। दिमाग कुछ भी समझने से खाली था। कुछ लम्हे इसी तरह गुजर गए। तुम्हें भूख तो लग रही होगी, उसने खामोशी तोड़ते हुए बड़े प्यार से पूछा, क्योंकि तुमने आज रात का खाना भी नहीं खाया है। तो तुमको कैसे मालूम हुआ? मैंने ताज्जुब और डर से पूछा। और उसने मुझे बताया कि वो हमेशा मेरे आसपास मौजूद रहती है, मेरी हर खबर रखती है। उसने मेरे बारे में सब कुछ बताया, मेरे ख़ानदानी हालात, रिश्तेदारियाँ, सबके नाम, सारी बातों से जानकारी जाहिर की। उसके बाद उसने मेरे लिए बहुत ही लजीज और खुशबूदार खाना मंगवाया। फिर मुस्कुराकर बोली, क्वार्टर में जो खाना तुम्हारे लिए रखा हुआ था उसे मैंने खा लिया है। तुम्हारे नाम का खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी जादू भरी बातों में रात कब बीती कुछ पता नहीं लगा। सुबह जब अपने ठिकाने पर पहुंचा तो देखा कि वाकई बर्तन खाली पड़ा है और खाना गायब है। उसके बाद हर दूसरी तीसरी रात इसी तरह की घटना घटने लगी। वो मुझसे नदी किनारे मिलती, मोहब्बत में दीवानी। हमेशा की तरह उसके होठों से फूल झड़ते, आंखों से शराब छलकती और मुझ पर वही अजीब सा नशा छा जाता। मालूम होता था जैसे उसने मुझे पूरी तरह से अपने बस में कर लिया हो। मेरी विल पावर ख़त्म होती गई और आखिरकार मैं अपने आप से बेखबर उसके जादुई सरापे में खो गया। उसकी उस जिद के आगे कि मैं लोहे के कड़े को अपनी कलाई से उतार दूं, मेरा पक्का इरादा पानी के बुलबुलों की तरह टूटकर बिखर गया। और मैंने उससे तीसरी ही मुलाकात में उस लोहे के कड़े को, जो मेरा मुहाफिज, मेरा रक्षक था, नोचकर वहीं नदी में फेंक दिया। क्योंकि मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कड़े के बजाय कोई सपोलिया मेरी कलाई में लिपटा हो। लेकिन बाद में जब मुझे होश आया तो मालूम हुआ कि मैंने ज़बरदस्त भूल की है और इस तरह मैंने खुद को तबाही की गुफा के मुंह पर पहुंचा दिया। इतना कहकर ज्ञान सिंह खामोश हो गया और उदास नज़रों से छत को घूरने लगा। उसके चेहरे पर गम के मोटे साए फैल गए थे और
मैं हैरान परेशान पत्थर के बुत की तरह खामोश बैठा था। कुछ देर के बाद उसने सर को झटक कर मेरी तरफ देखते हुए कहा, यार बोर तो नहीं हो रहे हो? अरे कैसी बातें करते हो, मैंने संभल कर कहा। मैं तो बहुत ध्यान से तुम्हारी दास्तान सुन रहा हूँ। अच्छा तो अब आगे सुनो, वो इस अंदाज से बोला जैसे सीने से कोई भारी बोझ हटा रहा हो। इसके बाद हम दोनों के बीच मियाँ बीवी के रिश्ते बन गए। मैं अंजाम से बेखबर मोहब्बत की राहों में इस तरह गुम हुआ कि होश और हवास खो बैठा। दुनिया जहां से बेगाना, सबसे किनारा कर लिया, बस उसी का होकर रह गया। कई कई हफ्ते ड्यूटी पर नहीं जाता, सबसे मिलना जुलना, अपने बेगाने की खबर लेना, अपनी तंदुरुस्ती के बारे में सोचना, यहाँ तक कि सब कुछ छोड़ दिया। रात रात भर वो मेरे साथ मेरे बिस्तर पर रहने लगी, तरह तरह का खाना खिलाती, ऐसा कि मैंने आज तक ना आंखों से देखा, ना उन चीज़ों का नाम सुना। वो हर वक्त मेरे साथ साए की तरह लगी रहती। 24 घंटे में 2-4 ही घंटे वो मुझसे अलग होती। और फिर एक दिन एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना घटी जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। हुआ यूं कि एक दफ़ा रात को हमेशा की तरह मैं उसके साथ बिस्तर पर सोया। रात के पिछले पहर अचानक मेरी नींद टूटी तो देखा कि एक नागिन मेरे गले से लिपटी हुई है और मेरे गालों पर अपनी ज़बान फेर रही है। मेरे मुंह से एक डरी हुई चीख निकल पड़ी और महसूस हुआ जैसे कलेजा हलक में आकर अटक गया हो। दूसरे लम्हे वो नागिन गायब थी और वही लड़की मुझ पर झुकी हुई मेरे गालों को थपथपाती हुई कह रही थी, क्या हुआ, क्या हुआ? लगता है तुम नींद में डर गए हो। बहादुर होकर इतना डरते हो, इस तरह चीख मारते हो। मैं हैरत की नदी में डूबता उभरता हैरान परेशान एकटक उसे देख रहा था। ज़बान जम सी गई थी। कुछ देर बाद जब होश काबू में हुए तो उससे नागिन के बारे में पूछा। कहने लगी कि नींद में ऐसा मालूम हुआ होगा, दिमागी कमज़ोरी से भी ऐसे ख्वाब नज़र आते हैं। लेकिन उसके बाद जब कई बार ऐसा हुआ तो सच्चाई मुझ पर खुलती चली गई कि वो अपना जिस्म बदलती है। फिर वो मेरे सामने ही अपना रूप बदलने लगी। कभी सांप बन जाती, कभी बिल्ली की शक्ल बदल लेती और कभी कुत्ते की। शुरू में तो मैं बहुत डरा, मगर धीरे धीरे मैं आदी होता गया। कुछ हफ्ते बाद मेरी सेहत पर उसके साथ रहने का असर दिखने लगा। हर सुबह जब मैं रात गुजार कर उसके पास से अलग होता तो मालूम होता जैसे किसी ने मेरे खून में अंगारे भर दिए हों या जहर घोल दिया हो। दिन ब दिन मेरी सेहत बिगड़ती गई और आज तुम मुझे इस हालत में देख रहे हो। तो क्या वो अब भी तुम्हारे साथ है? मेरी परेशानी और क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही थी। हाँ, वो अब भी मेरे साथ है, मगर अब कई कई दिन नागा करके आती है। उसे भी मेरी तंदुरुस्ती की फिक्र है, मगर उसके कहे अनुसार वो दिल के हाथों मजबूर है। उसने मुझ पर पाबंदी लगा दी है कि मैं अपनी बीवी नीलम से न मिलूं। अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो नीलम अपनी जान से हाथ धो बैठेगी और मैं भी उसके गुस्से का शिकार हो सकता हूँ। इसलिए मैं इसके बाद कभी घर नहीं गया और नीलम को भी यहाँ आने से मना कर रखा है। मेरे घर वालों को मेरी हालत का पता चला तो वो यहाँ आए। मुझे इस बला से निकालने की कोशिशें जारी हैं, मगर अब तक कोई कुछ नहीं कर सका। मेरे कमरे में मेरे सिवा और कोई नहीं रह सकता। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं कि दुआ, तावीज़ और गुरु के मंत्र सब बेकार साबित हो रहे हैं। तुम किसी बुजुर्ग के आस्ताने पर हाजिरी दो,
मैंने अपने जानने में एक छुटकारे की राह बताई, मगर वहां तक पहुंचूंगा कैसे? ज्ञान सिंह बड़ी बेचारगी से बोला। वो कहती है कि मैं लोगों के बहकावे में ना आऊं। कहीं गलत इरादे से कदम उठाया तो वो फौरन हरकत में आ जाएगी और अंजाम भयानक होगा। वो अजीबोगरीब ताकत की मालिक है। उसे हर बात की खबर होती रहती है। हो सकता है मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूं वो सुन रही हो, इसीलिए मुझे ज्यादातर चुप ही रहना पड़ता है। अच्छा, मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैंने उसे दिलासा दिया। घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 9:30 बज रहे थे। मुझे 10 बजे एक जरूरी काम से ऑफिस पहुंचना था, इसलिए ज्ञान सिंह से इजाजत लेकर रवाना होने लगा। तो उसने मेरे कान में मुंह लगाकर जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं सहम गया। 6 महीने के बाद एक दिन फिर मुझे ऑफिस के काम से समस्तीपुर जाने का मौका मिला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले मैंने ज्ञान सिंह की खैरियत मालूम की, लेकिन मैंने जो कुछ सुना उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। बुकिंग क्लर्क मुझसे कह रहा था, एक रोज़ 11 बजे दिन तक जब ज्ञान सिंह अपने कमरे से, जहां वो 9 बजे रात को जाकर सोया था, बाहर नहीं निकला तो लोग दरवाज़ा पीट पीट कर थक जाने के बाद क्वार्टर को तोड़कर अंदर दाखिल हुए और फिर उल्टे पांव चीख मारकर बाहर भाग आए। सरदार ज्ञान सिंह की अकड़ी हुई लाश की गर्दन में एक काली नागिन लिपटी हुई थी, जिसकी जहरीली जबान सरदार के बेजान गालों पर हरकत कर रही थी। ज्ञान सिंह का सारा बदन नीला पड़ गया था। जब लोगों ने नागिन को मारना चाहा तो वो अचानक गायब हो गई और मुझे ज्ञान सिंह का वो आखिरी जुमला याद आया जब उसने मेरे कान में कहा था, मैंने सोचा है कि जब वो गहरी नींद में होगी तो मैं उसे हलाक कर डालूंगा। और आज ये साबित हो गया था कि ज्ञान सिंह अपने फैसले पर अटल था, मगर नतीजा उल्टा हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।